हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस में। दोस्तों, हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं इंद्रिय किरण प्रकाश की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए UV-F का संबंध। सबसे पहले जानने वाली बात ये रही कि U क्या होता है, V क्या होता है, F क्या होता है। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। वैसे हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में काफी बताया हुआ है, फिर भी एक बार सुन लेंगे। U क्या होता है भाई? U होता है वस्तु की दूरी। V क्या होता है भाई? V प्रतिबिंब की दूरी। और F होता है फोकस दूरी, मतलब कि दर्पण से वस्तु कितनी दूर रखी गई उसको बोलते हैं U। फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण ने अपने से कितनी दूरी पर बनाया उसका नाम होता है V। और F होता है मतलब दर्पण की फोकस दूरी। आज हम इनके बीच में एक संबंध निकाल लेंगे, या ये बोल सकते हैं इनके बीच में एक सूत्र निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दर्पण बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव P है। P के ठीक सामने इसका वक्रता केंद्र C है। इनके बीच में होता है इसका मुख्य फोकस। और हमने इसके सामने एक OO' नाम की वस्तु को खड़ा कर दिया। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो कुछ बेसिक थ्योरी है जो हमें लिखनी पड़ेगी। कम से कम इतनी थ्योरी लिखने के बाद ही हम ये समझ सकते हैं कि डेरिवेशन कंप्लीट होगा। क्या लिखेंगे भाई? हम एक एक चीज हम दर्पण के अंदर करते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे, जिससे अच्छा लगेगा। देखो क्या है, हमने मान लिया कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 तथा M2 एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है। माना M1 तथा M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका वक्रता केंद्र C है, फोकस F है और ध्रुव P है। जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। जिसका वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और मुख्य फोकस F है। ये इसकी मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष पर OO' नाम की वस्तु लंबवत रखी है। अब क्या होगा भाई? अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु से दो किरणें चलाएंगे। वे दोनों किरणें जाके दर्पण पर टकराएगी। दर्पण करेगा उसका परावर्तन के बाद वे दोनों किरणें जहां भी काटेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो आओ करते हैं शुरू। एक एक किरण लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक किरण इसके दर्पण के ऊपर डाल दी। ये किरण कैसी है भाई? यह है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मान लो दर्पण के A बिंदु से टकराती है। वस्तु के A बिंदु से, वस्तु के O' बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर है। जो किरण कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर है। वह दर्पण के A बिंदु से टकराती है। अब जैसे वो A बिंदु से टकराएगी तो दर्पण करेगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद वो किरण दर्पण के फोकस से होकर चली जाएगी। परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से होकर जाती है। वह दर्पण के A बिंदु से टकराती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F में को होकर जाती है। ये तो ही हमारी पहली किरण। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम में दो किरणों को लेना पड़ता है। पहली किरण जो मैंने ली थी वो मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण के A बिंदु से टकराई और टकराकर फोकस में को चली गई। ये आधी बात हुई। थोड़ी जानकारी और है। क्या भाई? एक किरण और लेंगे भाई। वो कौन सी है? C में को आने वाली किरण। दर्पण के वक्रता केंद्र C में को आने वाली किरण दर्पण से टकराती है और टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। इसको भी लिखते हैं। अब वस्तु के O' बिंदु से एक अन्य किरण वक्रता केंद्र C से होकर आती है और दर्पण पर टकराती है।
और दर्पण पर टकराती है, जिससे परावर्तन के बाद वह उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जहाँ पर भी ये दोनों किरणें काटती है वहाँ बनता है प्रतिबिंब। हमने मान लिया यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब का नाम रख दिया हमने आई और आई डैश, इस प्रतिबिंब का नाम रख दिया हमने आई और आई डैश। वापस लौट जाती है। ये परावर्तित किरणें, जो दो परावर्तित किरणें हमें मिली हैं, ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती हैं, ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश होता है। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने ये जाना कि दर्पण के बारे में मुख्य बातें क्या हैं। जब हम इससे प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके बारे में बेसिक थ्योरी क्या लिखी जाएगी, इसके बारे में इतना लिखने के बाद ही हम डेरिवेशन को ये समझ सकते हैं कि हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट करा है। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक हमने इस डायग्राम के बारे में जो बेसिक थ्योरी है वो लिखी थी। अब मैं तुम्हें एक बार वर्बली बताता हूँ कि कैसे हम डेरिवेशन को करेंगे। जैसे ही हमारा डायग्राम बनकर तैयार होता है तो तुम देखना ध्यान से, हमें कुछ त्रिभुज प्राप्त होते हैं। एक तो ये बड़ा ट्रायंगल हमें मिलता है, जरा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। हम करने से पहले एक बार तुम्हें जानकारी दे रहे हैं कि हम किस तरीके से डेरिवेशन को करेंगे। एक ट्रायंगल हमें ये मिलता है, तो ये बन गया हमारा पेयर ऑफ ट्रायंगल, यानी ये त्रिभुजों का एक जोड़ा बन गया। ये त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर 2 है। इन दोनों त्रिभुज में क्या खास बात है भाई? इन दोनों त्रिभुज में खास बात है कि इसका ये कोण 90 डिग्री है, तो इसका ये कोण 90 डिग्री है, एक बात। दूसरी बात, इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल समकोणिक भी है और समरूप भी है। जब कोई दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज समकोणिक और समरूप होते हैं तो उनके बीच में एक थ्योरम या एक सूत्र काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि इस वाले त्रिभुज का लंब बटे इस वाले त्रिभुज का लंब बराबर इस वाले त्रिभुज का आधार बराबर इस वाले त्रिभुज का आधार। ये हमारा हाफ वर्क हुआ। एक बार दोबारा समझो। जैसे ही हमारा चित्र बनकर तैयार होता है या प्रतिबिंब का किरण आरेख हम खींचते हैं, उसके जस्ट बाद ही हमें ये दो ट्रायंगल मिलते हैं। इन दोनों ट्रायंगलों में क्या खास बात है भाई? इसका ये कोण क्या है 90 डिग्री, इसका भी ये कोण क्या है 90 डिग्री। इसका ये दोनों सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समकोणिक तथा समरूप। उसमें क्या खास बात होती है कि इस वाले का लंब इस वाले के लंब, इस वाले का लंब बटे इस वाले का लंब बराबर इस वाले का आधार बटे इस वाले का आधार। तो हम इतना करते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। कौन कौन से त्रिभुज मिले भाई हमें? त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी। त्रिभुज ओ डैश सी, ओ डैश सी तथा आई डैश सी समकोणिक है, समकोणिक तथा समरूप है, समकोणिक तथा समरूप है। अतः इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, त्रिभुज ओ डैश सी का लंब बटे त्रिभुज आई डैश सी का लंब बराबर त्रिभुज ओ डैश सी का आधार बटे त्रिभुज आई डैश सी का आधार। अभी तक हमने केवल त्रिभुज को प्रीफर करा, उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई? इस वाले त्रिभुज के अंदर चलेंगे, लंब देखेंगे। लंब होती है खड़ी हुई भुजा जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है आधार के साथ, उसको लंब बोलते हैं। तो इस वाले त्रिभुज का लंब हो गया ओ डैश बटे इस वाले त्रिभुज का लंब हो गया आई डैश बराबर इसका आधार कितना हो गया भाई? इसका आधार हो गया OC अपॉन इसका आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक IC। ये बन गया मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा, जैसे ही हमारा डायग्राम बना था उसके बाद हमें ये दो त्रिभुज मिले थे। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? इसके बाद हम नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। तुम देख रहे होंगे एक बात कि ये भी तो एक ट्रायंगल ही है, ये भी तो एक त्रिभुज ही है और ये भी एक त्रिभुज हो सकता है, लेकिन इसके त्रिभुज होने में कमी है। क्या कमी है भाई?
ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा नहीं है, इसकी तीसरी भुजा, ये यहाँ पर एक कर्वेचर है। तो यदि मैं इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पर, जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं, उस पर एक लंब डाल दूं तो मैं समझ सकता हूँ जो अंदर अंदर मिला मुझे, ये वाला जो आकृति मिली, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इस अंदर वाले की बात करूँ, ये जो बना, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो ऐसा ही नहीं है क्या, ये वाला और ये वाला भी एक समकोण त्रिभुज है, और इनके अंदर ये वाला कोण बराबर है। इसका मतलब ये भी दोनों क्या है, समरूप। जो फॉर्मूला हमने इनके बीच लगाया था, जिस तरह से इनके लिए वर्क करा था, अब हम इन दोनों त्रिभुज के लिए वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात लिखनी पड़ेगी कि ए पॉइंट से मुख्य अक्ष पर एक लंब AM गिराते हैं। क्यों गिराया भाई लंब? इसलिए गिरा क्योंकि पहले वो त्रिभुज हमारा तैयार नहीं था, लंब गिराने के बाद ही वो त्रिभुज तैयार हुआ। लिखते हैं इस बात को भी। अब दर्पण के ए पॉइंट से, ए बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब AM गिराते हैं, AM डालते हैं लंब AM। तो हमें क्या मिला, एक तो उधर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला। उधर वाले का नाम पहले पढ़ेंगे, त्रिभुज AMF, तथा नीचे वाला क्या है, त्रिभुज II'F। दोनों क्या है, समकोणिक। जैसा यहाँ लिखा ऐसे यहाँ लिख रहे, बस त्रिभुज के नाम बदले, समकोणिक तथा समरूप है। एक बार मैं त्रिभुज को दिखा दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो त्रिभुज पहला हमारा AMF, दूसरा त्रिभुज क्या है, II'F। इन दो त्रिभुज की बात चल रही है। क्या फॉर्मूला है भाई, त्रिभुज AMF का लंब बटे त्रिभुज II'F का लंब बराबर त्रिभुज AMF का आधार डिवाइड बाई त्रिभुज II'F का आधार। लंब क्या होता है, खड़ी हुई भुजा। अगर उसमें देखेंगे तो इसका मान आएगा AM डिवाइड बाई II'F। ये हम ट्रायंगल में देख के कर रहे हैं। इसका आधार जो आएगा उधर से, वो आएगा MF डिवाइड बाई इसका आधार आएगा IF। एक बार देखते भी हैं इस बात को। ये इस वाले त्रिभुज का क्या है, लंब, और ये इस वाले त्रिभुज का क्या है, आधार। ये इस वाले त्रिभुज का क्या है, लंब, और ये इस वाले त्रिभुज का क्या है, आधार। ये दोनों मान हमने यहाँ पुट कर लिए। एक बार जरा ध्यान देंगे, क्या बात है कि देखो ये जो वस्तु है, इसकी लंबाई है OD। तो क्योंकि ये समांतर रेखा है, ये समांतर किरण है, ये समांतर रेखा होने के कारण जो AM की लंबाई होगी, यानी यहाँ से A से लेकर M तक की जो दूरी होगी, वो बराबर होगी किसके, OD के। ऐसा हमें कहाँ पता लगा, ऐसा हमें चित्र देख के पता लगता है। क्योंकि यदि ये समांतर रेखा है, समांतर होने का ही मतलब ये होता है कि जितना अंतर यहाँ पर है, इतना अंतर यहाँ पर है, जितना अंतर यहाँ पर है, उतना ही अंतर यहाँ पर होगा। तो इधर का अंतर जब उधर के अंतर के बराबर है, तो ये वाली ऊंचाई, ये वाली लंबाई उस वाली ऊंचाई के बराबर होगी। तो हम चित्र से देख के लिख सकते हैं। चित्र से हमें ऐसा महसूस होता है, चित्र से, कि OD का जो मान है वो AM के बराबर है। तो जहाँ पर हमारे समीकरण में AM आया हुआ है, वहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं OO' बटे में II' बराबर MF बटे IF। समीकरण नंबर 2। इतना बताओ समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद एक बात और देखने वाली है। क्या बात है, यदि ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ पर होता, यानी ध्रुव के नज़दीक होता, जब हम इससे लंब गिराते तो ये लंब बिल्कुल ध्रुव के नज़दीक गिरता। तो जो M पॉइंट था वो जस्ट ध्रुव के पास आता। इनके बीच का गैप इतना कम रहता कि हम M के स्थान पर चाहे P से माप ले दूरी, चाहे M से माप ले, दोनों बात सेम थी। एक बार फिर समझो, यदि बिंदु A ध्रुव P के अत्यंत समीप हो तो उस स्थिति में M की जगह P ले सकते हैं। एक बार फिर, यदि A पॉइंट ध्रुव P के अत्यंत समीप हो, उस समय M की जगह पर P ले सकते हैं। इस बात को लिख देंगे, यदि A बिंदु ध्रुव P के समीप हो तो इस स्थिति में M को लिख सकते हैं P। तो जहाँ पर M है वहाँ P लिख दो। तो क्या बन गया हमारी समीकरण यहाँ पर, OO' डिवाइड बाई II' बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, PF बटे में IF। इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2।
अब हम क्या करेंगे भाई, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर 2 है, तुम उसमें ध्यान से देखना, इस वाली इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो इस वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड के बराबर है। अगर कभी इक्वेशन में ऐसा होता है कि किन्हीं इक्वेशन की लेफ्ट साइड बराबर हो तो ऑब्वियसली उनकी राइट साइड भी बराबर होगी, अर्थात यदि समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हो तो उनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन यानी समीकरण 1 तथा 2 से तथा 2 की तुलना करने पर, 1 तथा 2 की तुलना करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, इधर वाली साइड उस वाली साइड के बराबर होगी, तो हमें मिलेगा OC बटे IC बराबर PF बटे IF, इक्वेशन नंबर 3। अभी तक हमने तुम्हें बताया कि जैसे डायग्राम बनकर तैयार होता है तो भाई हमें 4 त्रिभुज मिलते हैं, हम 2-2 त्रिभुज के जोड़े बनाकर उनमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है जो मैंने बताने का प्रयास करा, मेरा ऐसा मानना है कि सबको बात समझ में आ रही होगी। अभी तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक की जानकारी ये कहती है कि हमें जो मिला है वो ये मिला है इक्वेशन नंबर 3 के रूप में। अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं कि अब कैसे सोल्व करते हैं। एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके अंदर हम OC का मान, IC का मान, IF का मान और PF का मान डायग्राम से देखकर लिखेंगे। उसके लिए एक बार हम डायग्राम को रफली यहाँ बनाते हैं। मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूँगा। अब सब बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यही इसके डेरिवेशन के अंदर एक ऐसी बात है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है, वरना इसमें कोई हार्ड बात नहीं थी। क्या मसला है भाई, यहाँ पर लिखा है P, सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा है C से आगे एक पॉइंट है, वहाँ पर लिखा है O। जो डायग्राम में है जैसा भी है मैं वैसे लिख रहा। यहाँ लिखा है F और यहाँ लिखा है I। 1 मिनट के लिए बता दूँ कि यदि मैं ध्रुव से वस्तु तक की दूरी मापता हूँ, यहाँ तक की दूरी, तो इसका नाम U है, इसका नाम है U माने होती है वस्तु की दूरी, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये दूरी बाईं तरफ पड़ती है, इसलिए हम लेंगे माइनस का U। एक बात। दूसरी बात, यदि मैं इस डायग्राम में ध्रुव से लेकर सेंटर तक की दूरी मापता हूँ तो उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R, और क्योंकि वो भी बाईं तरफ है इसलिए माइनस की लेंगे। यदि मैं फोकस तक की दूरी मेंशन करता हूँ तो होगी माइनस का F, क्योंकि वो बाईं तरफ है। और यदि इमेज तक की दूरी यानी प्रतिबिंब तक की दूरी हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं V। लेकिन यार ये दूरी कहाँ से नहीं, ये दूरी मापी गई ध्रुव से। एक बार फिर मैं बता रहा बात को कि O से लेके P तक की दूरी U, C से लेके P तक की दूरी R, I से लेके P तक की दूरी V, F से लेके P तक की दूरी F। ये है मेन बात। एक बार मैं इसको वहाँ लिख दूँ जिससे हमारी हेल्प होगी इसको करने में। यहाँ पर साइड में लिखता हूँ कि जो OP है, O से लेके P वो माइनस U है, जो OC है वो माइनस R है डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो हमारा IF है, सॉरी IP है, वो है माइनस V। यार I की दूरी I से P तक नपेगी। उसके बाद जो हमारा PF है वो हमारा है माइनस के F। एक बार फिर मिला लेंगे। देखो O से लेके P तक की दूरी माइनस U है, वहाँ लिखी मैंने। C से लेके P तक की दूरी माइनस R है, वो लिखा मैंने। I से लेके P तक की दूरी माइनस V है, उधर लिखा हुआ है। F से लेके P तक की दूरी हमारी कितनी है, माइनस है। एक बार वहाँ चलते हैं जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई थी। हमें यार मान निकालना है केवल OC का। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो OC केवल, ध्यान देंगे, OC केवल ये है, OC केवल ये है। ये कैसे निकलेगा भाई, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी कट कर दूं, एक बार फिर देखो, इतनी दूरी में से ये दूरी कट कर दूं तो बताओ ये मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी OC कैसे मिलेगी भाई, अगर मैं OP में से, इस OP में से ये CP घटा दूँ, OP में से CP घटा दूँ तो मैं लिख सकता हूँ OC का मान, यहाँ क्या OC का मान लिख सकते हैं OP माइनस CP डिवाइड बाई, नीचे आओ, हमें निकालना है IC। क्या निकालना है भाई, IC क्या है, एक बार इसको देखेंगे। IC कहाँ से कहाँ तक है, IC जो डिस्टेंस है हमारी, वो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ये तो जरा कॉमन सेंस लगाओगे, यदि मैं इस दूरी में से जिसका नाम CP है, इसमें से IP घटा दूँ, इस CP में से IP घटा दूँ तो बताओ ये IC नहीं मिलेगा क्या। तो लिखते हैं CP में से IP घटाना है, तो CP माइनस IP बराबर, इसमें तो ये P ध्रुव से नपी हुई है, इसमें कुछ नहीं करने के। नीचे आओ, नीचे क्या है IF। एक बार इसको भी देखते हैं डायग्राम में, IF कहाँ है भाई, IF जो है हमारा, IF वो यहाँ पे है,
इसको भी देखो एक बार, ये है हमारा IF। देखो कैसे निकाल लेंगे, अगर मैं IP में से, इस IP में से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस IP है, इस IP में से ये PF निकाल, वो FP निकाल दूँ या PF निकाल दूँ। IP में से अगर मैं PF निकाल दूँ तो हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा IF। यानी इसमें से एक बार फिर देख लेंगे, IP में से यदि PF निकाल दूँ, IP माइनस PF, हमने ये मान रखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम रखे हैं। जो डायग्राम में दिया गया था उसके अनुसार हमने यहाँ थोड़ा रकम बना लिया और ये मान रखने का प्रयास करा। मैं समझ सकता हूँ इस डेरिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट और देखने वाली जानकारी यही थी। इसको एक बार फिर देखना और समझने का प्रयास करना। फिर भी यदि कोई बच्चा समझता है कि मुझे इसमें रखना नहीं आया, फिर इसके साथ एक ट्रिक भी है। ट्रिक बाद में अपनानी है, पहले समझने का प्रयास करना है। यदि समझ में नहीं आता है तब जाकर तुम इस वाले मेथड पर जा सकते हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा, ट्रिक तभी लगानी है यदि तुम्हें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। यदि समझ में आ रहा हो तो मान को समझ के ही भरना है। क्या तरीका है भाई इसको करने का? हम विदाउट डायग्राम हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, हमें इस समीकरण को करना था OC बटे IC बराबर PF बटे IF। क्या तरीका है भाई इसका? इसका तरीका है कि और C को अलग कर दो, और C को अलग कर दिया, नीचे आओ I और C को अलग करो। लेकिन I और C को अलग करते समय एक बात दिमाग में रखो कि जो दूरी दूर है उसको पहले लिखेंगे, जो पास है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे C दूर है दर्पण से, C क्या है दूर और I क्या है पास में, तो पहले मैं C को लिखूंगा और बाद में लिखूंगा I को। इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ तो पहले से P है ही। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो I दूर है और F पास में है दर्पण के। I तो दर्पण से दूर है और F पास में है, इनको भी अलग कर लिया। अपनी तरफ से सब जगह लगा दिया P, अपनी तरफ से सब जगह क्या लगा दिया P, और सबके बीच में लिख दिया माइनस। तो तुम बताओ यही नहीं आया क्या? जो हमने अपने डायग्राम को देखकर समझकर मान रखे थे उसको हम इस ट्रिक से भी काम कर सकते हैं। जिसको ये ट्रिक समझ में नहीं आई एक बार फिर देखेंगे, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी आसान होगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब वापस अपने इस पर हमने इसका मान यहाँ पर खोल दिया। अब उधर से वैल्यू देखकर यहाँ भरनी है। रखो मान, अब केवल जस्ट गुणा भाग है, इसको देख लेंगे। OP का मतलब क्या है? माइनस U, माइनस CP का मतलब है माइनस R डिवाइड बाई, नीचे आओ CP का मतलब है माइनस R माइनस IP का मतलब है माइनस V। वैल्यू उधर लिखी हुई है उसमें देख के मान भर रहा हूँ। PF का मतलब है माइनस KF, नीचे आ जाओ। IP का मतलब है माइनस KV और PF का मतलब है माइनस KF। चिन्ह के साथ हल करेंगे। देखो यहाँ क्या है? माइनस के U, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ माइनस के R है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस V बराबर उधर क्या है ऊपर माइनस के F, ये माइनस का V है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के F। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे, माइनस के बाद में इससे गुणा करने में थोड़ा आसानी होगी, ऐसा लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर माइनस के F और यहाँ पर F माइनस V। अब करते हैं क्रॉस गुना, इसके ऊपर ले आओ तो क्या बना भाई? R माइनस U ब्रैकेट में क्या आ गया? F माइनस V। उधर क्या बना भाई? इसकी गुना इधर कर देंगे तो माइनस का F तो यहाँ पहले से ही है, इधर गुना में क्या होगा? V माइनस R। इतने में कोई दिक्कत? और देखते हैं आगे। अब R की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी बारी बारी से, RF माइनस RV माइनस U की मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस के UF, माइनस की जब माइनस में करेंगे तो प्लस के UV। आगे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी FV माइनस माइनस प्लस RF। तुम देख रहे होंगे RF से RF कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई? माइनस के RV माइनस के UF प्लस के UV बराबर माइनस के FV। एक बार ध्यान देंगे, हमें जो निकालना था यार UVF का संबंध निकालना था। हमारे पास जो ये आया है समीकरण आई है, इसके अंदर R भी आ रहा है, तो हमें यहाँ से R को रिमूव करना पड़ेगा और केवल जो टर्म बचेगी वो UVF की बचनी चाहिए। एक बार फिर सुन लेंगे, हमें संबंध निकालना है UVF का, और जो हमारे पास इक्वेशन आई है सोल्व करने के बाद उसमें R भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे R की, जो हम जानते हैं पहले से पढ़े हुए हैं। R बराबर होता है 2F, यहाँ पर R बराबर 2F रख देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? माइनस के 2FV माइनस के UF प्लस के UV बराबर माइनस के FV। तुम एक बात नोटिस कर रहे होंगे, ये दोनों घटा में हैं, इनको उधर ले जाएंगे तो दोनों उधर का चले जाएंगे जोड़ में, यानी प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? जस्ट केवल यहाँ पर केवल बचेगा UV बराबर, उधर क्या था पहले से ही? उधर था माइनस के FV प्लस
इधर से कौन आया, एक तो ये आया और एक ये आया, यानी प्लस के 2FV प्लस के UF, ये दो टर्म आई, ये उधर गई। यहाँ क्या बचा भाई, ध्यान देंगे, यहाँ बचा UV। देखो 2 FV में से एक FV गया तो केवल FV बचा, प्लस के वहाँ क्या बचा, UF बचा। UV बराबर FV प्लस UF, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनी। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब इक्वेशन नंबर 4 के प्रत्येक टर्म को UVF से भाग कर देंगे। समीकरण 4 के सभी पदों को UVF से भाग करने पर UVF से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा UV बटे UVF बराबर FV बटे UVF प्लस UF बटे UVF। कुछ कैंसिल होगा, U से U कटा, V से V कटा, यहाँ पर F से F कटा, V से V कटा, U से U कटा, F से F कटा, तो क्या बचा, 1 बटे F बराबर 1 बटा U प्लस 1 बटा V। डेट इज़ योर फाइनल आंसर। आज हमने इस वीडियो में जाना कि अवतल दर्पण के लिए UVF का संबंध कैसे स्थापित करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो बात करी थी वो करी थी अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के लिए UVF का संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तल दर्पण के लिए UVF का संबंध। उत्तल दर्पण के लिए UVF के संबंध के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे जिसको बोलते हैं किरण आरेख। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे। क्या होता है मसला भाई, ये देखो, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव होता है P के ठीक सामने लिखते हैं हम C, इनके बीच में लिखते हैं ठीक F, इनमें को जाने वाली रेखा होती है, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। दर्पण का नाम रख लेंगे, दर्पण का नाम है M1 और M2। 1 मिनट, जो वहाँ पर थ्योरी लिखी है वो इसी डायग्राम के बारे में है, एक बार उसको पढ़ लेंगे। माना M1 तथा M2 एक उत्तल दर्पण है जो कि तुम्हारे सामने है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र तथा फोकस F है। ध्रुव P वक्रता केंद्र और फोकस F है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश है। हमने यहाँ पर एक वस्तु रखी, इस वस्तु का नाम रखा O डैश। वही पुराना नियम, जब भी हमें प्रतिबिंब बनाना हो तो कम से कम वस्तु से हमें 2 किरणें चलानी पड़ेगी। वे दोनों किरणें चल के जाएगी और दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद उनका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद जहाँ भी वो वास्तव में या काल्पनिक रूप से कटेगी वही बिंदु प्रतिबिंब होगा। तो हमने पहली किरण पर निर्भर कर ली कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के A बिंदु से टकराती है, जो कि मैंने वहाँ पे लिखा कि इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश लंबवत रखी जाती है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के A बिंदु से टकराती है और परावर्तन के बाद ये आभासी रूप से F से आती हुई प्रतीत होती है और मुड़ के इधर को जाती है। ये हमारी पहली किरण हुई। दूसरी किरण क्या है भाई, इसके O डैश बिंदु से चलने वाली किरण जो कि C की सीध में आती है, जो कि C की सीध में आती है। चलने वाली किरण जो कि किसकी सीध में आती है, C की, जो कि C की सीध में आती है। ये C की सीध में आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ऐसे ही वहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पर ये दोनों आभासी किरणें काटती है, जिस भी पॉइंट पर, वो पॉइंट बन जाता है I डैश, और यहाँ से अगर लंब गिरा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा I डैश। इस प्रकार हमारे डायग्राम बनकर तैयार होता है। ये इसकी थ्योरी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अब आगे चलते हैं। चलिए, अभी हमने डायग्राम को देखा, ये हमने किरण आरेख बनाया, प्रतिबिंब बनाया उत्तल दर्पण से। इसके बाद की प्रोसेसिंग एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करेंगे हम। जैसे ही हमारे ये डायग्राम बनकर तैयार हुआ, इसके बाद हमने क्या करा भाई, ये किरण आरेख होता है, ये बनकर तैयार हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार ध्यान देंगे। देखो यहाँ से O डैश और ये C एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसको थोड़ा मेंशन कर दूँ ऐसे करके, ये एक ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा O डैश और C एक त्रिभुज है। इसी प्रकार एक त्रिभुज ये भी है, I डैश C, I डैश C। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक ट्रायंगल है। दोनों में क्या खास बात है, इसका ये कोण 90 है, इसका ये कोण 90 है, और क्योंकि दोनों के ये वाला कोण कॉमन है इसलिए कोण भी बराबर है। तो ऐसे दो त्रिभुज कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज के अंदर एक खास बात होती है कि इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। आओ शुरू करते हैं। पहला त्रिभुज, त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C समकोणिक है, समकोणिक
तथा समरूप है, तथा समरूप है, समकोणिक तथा समरूप है, तो क्या होगा भाई, इसका लंब बटे इसका लंब, त्रिभुज ओ डैश सी का लंब बटे त्रिभुज आई डैश सी का लंब बराबर त्रिभुज ओ डैश सी का आधार बटे त्रिभुज आई डैश सी का आधार। वैल्यू पुट करेंगे चित्र में देख के। इसका जो लंब होता है, ये खड़ी हुई रेखा दिखती होगी ओ डैश डिवाइड बाई इसकी खड़ी हुई रेखा क्या है, आई डैश। दोनों त्रिभुज का लंब हो गए। अब चलते हैं आधार की तरफ। इस त्रिभुज का आधार ये है जहाँ पर मार्कर चल रहा है, ये इसका आधार है, यहाँ से यहाँ तक इसका आधार है OC डिवाइड बाई इसका जो आधार है यहाँ से काउंट होगा, ये होगा IC, OC बटे IC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या करा भाई, हमने दो त्रिभुज प्रीफर करे। एक त्रिभुज लिया ओ डैश सी, दूसरा लिया आई डैश सी। इनमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो हमें समीकरण नंबर 1 मिली। हम दूसरे दो त्रिभुज की बात करते हैं, एक बार ध्यान देंगे। एक तो हमारे पास त्रिभुज ये है, ये वाला, एक बार नाम पढ़ो इसका, आई डैश एफ। एक ये भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, कि ये जो भुजा है इसकी, ये कर्वेचर के रूप में है, जबकि किसी समकोण त्रिभुज में भुजा क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से मुख्य अक्ष पर लंब गिरा देंगे। जैसे ही ए पॉइंट से मुख्य अक्ष पर लंब गिराएंगे तो हमें लंब प्राप्त होगा AM। अब जरा ध्यान देंगे, ये वाला त्रिभुज ये यहाँ तक और ये अंदर वाला त्रिभुज, ये दोनों ऐसे ही है जैसे दो पहले थे। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार फिर देख लेंगे, हमने क्या करा, ए पॉइंट से पहले लंब गिराया, लंब गिराने के बाद हमें त्रिभुज मिला, त्रिभुज AMF तथा I डैश F। इस बात को वहाँ लिखते हैं। सारी विशेष जानकारी डायग्राम में होती है, उसको फोकस से देखेंगे। अब दर्पण के ए बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब AM गिराते हैं या AM डालते हैं। लंब गिरा दिया भाई। लंब गिराने के बाद दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज AMF तथा त्रिभुज I डैश F। कैसे हैं भाई, दोनों समकोणिक हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोणिक है और समरूप है, समकोणिक तथा समरूप है। तो क्या होगा भाई, इसका लंब बटे इसका लंब, त्रिभुज AMF का लंब बटे त्रिभुज I डैश F का लंब बराबर त्रिभुज AMF का आधार बटे त्रिभुज I डैश F का आधार। डायग्राम में लंब का मान देखें कितना है। इस बड़े ट्रायंगल का जो लंब है वो है AM और इस बड़े ट्रायंगल का जो लंब है वो है I डैश। उसको रख दो मान को वहाँ। इसका लंब है AM बटे में I डैश बराबर इसका जो आधार है वो देखना जरा ध्यान से। इसका आधार है MF, इसका आधार है MF बटे में छोटे वाले इस त्रिभुज का आधार जो है वो है हमारा IF। ये बात हुई। एक बात और देखने वाली है, क्या, ये जो है ना, ये वस्तु की लंबाई है O डैश, क्योंकि वो समांतर रेखा है। यहाँ जितना अंतर होगा उतना ही अंतर यहाँ होगा, यानी AM का जो मान है वो बराबर होगा किसके, O डैश के। ऐसा हम चित्र में देख के समझ सकते हैं। तो मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन करूँगा कि AM को O डैश के बराबर कर दूँगा। कहाँ से, चित्र में देखकर। चित्र से जानकारी मिलती है कि AM बराबर है किसके, O डैश के। रख दो भाई, O डैश बटे में I डैश बराबर MF बटे IF। यहाँ तक की बात क्लियर। एक जानकारी और है, मान लो कि ये बिंदु ध्रुव के नज़दीक था, ये पॉइंट A यहाँ ना होकर यहाँ था। अगर ये बिंदु यहाँ होता और जब मैं इससे लंब गिराता, तो जब लंब गिराता वो लंब लगभग P पर ही गिरता, या गिरता भी तो P और M के बीच में बहुत कम गैप होता। जब गैप बहुत कम होता तो दूरी चाहे P से मापो, दूरी चाहे M से मापो, बात एक ही थी। एक बार फिर समझ लो, यदि A बिंदु P के नज़दीक हो तो उस स्थिति में M को P ले सकते हैं। लिख दो इस बात को भाई, यदि
बिंदु ए, यदि बिंदु ए पी के नज़दीक हो या समीप हो तो इस स्थिति में हम m के स्थान पर यूज कर सकते हैं p को। तो इस इक्वेशन में मॉडिफाई कर दो, o डैश डिवाइड बाई i डैश बराबर, यहाँ पर p आ जाएगा pf अपॉन if समीकरण नंबर 2। एक बार ध्यान देंगे, ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी, ये इसका बायां पक्ष था। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, ये इसका बायां पक्ष है। इन दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो इसका दायां पक्ष ये वाला, उसके दाएं पक्ष इस वाले के बराबर होगा। तो 1 तथा 2 समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर जब इनकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसकी राइट साइड यानी उसकी RHS जिसका नाम है OC बटे IC बराबर होगी PF बटे IF। इक्वेशन नंबर 3। एक बार यहाँ तक का नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने फाइंड आउट कराया है वो है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे स्टेप क्या होगा हमारा, हम OC का मान, IC का मान, PF का मान और IF का मान डायग्राम में देख कर लिखेंगे। ये डायग्राम को समझने के लिए हम एक छोटा डायग्राम या रफली डायग्राम इधर बनाते हैं, जिससे चीज़ें समझ में आवे और समझने में दिक्कत ना हो। हम इसको रफली बनाते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पर लिखा है P, यहाँ पर लिखा है C, इनके बीच में कहीं लिखा है F, और जो I की बात करते हैं वो F और P के बीच में है, यहाँ कहीं I है, इस प्रकार से है। और ये हमारी वस्तु है जिसका नाम है O। यदि मैं इस डायग्राम से बात करूँ तो P से लेके O तक की डिस्टेंस को बोलते हैं U, क्योंकि वो बाईं तरफ है इसलिए माइनस का U है। P से लेके I तक की दूरी को बोलते हैं V, क्योंकि वो दाईं तरफ है इसलिए प्लस का V है। P से लेके F तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी F, क्योंकि वो दाईं तरफ है इसलिए प्लस का है। और P से लेकर C तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R, क्योंकि वो भी दाईं तरफ है इसलिए प्लस का है। यदि मैं वहाँ से वहाँ मान रखूँ तो क्या होगा, हमारा OP का जो मान होगा वो होगा माइनस के U, जो हमारा IP का मान होगा वो होगा प्लस के V, जो हमारा PF का मान होगा वो होगा प्लस के F, और जो हमारा CP का मान होगा वो होगा प्लस के R। ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम है, जो डायग्राम में लिखा हुआ है ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन एक्चुअली हमें इनके मान नहीं चाहिए थे, हमें मान चाहते हैं OC का। यदि मैं OC का मान डायग्राम से निकाल लूँ तो कैसे निकलेगा भाई, OC ये डिस्टेंस है O से लेकर C। इसको निकालने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले O से P प्लस P से C। एक बार फिर ध्यान देंगे, OC ये है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल OC है। इतनी क्या है भाई, इधर की क्या है OP, इससे उधर की कितनी है PC या CP। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो तुम बताओ हमारा OC नहीं आ गया क्या। तो ये मान यहाँ पढ़ेंगे हम, OC की जगह लिखेंगे OP प्लस CP, ये हमारा आ गया बराबर। आगे चलते हैं IC के मान में। IC क्या है भाई, IC हमारा जो है IC ये है, इतनी डिस्टेंस हमारी IC है ये वाली। अगर हम क्या करें, इसमें से CP में से, ये हमारी CP है, इस CP में से यदि ये हम IP काट दें, CP में से IP काट दें तो बताओ हमारा IC नहीं बचेगा क्या। तो क्या करेंगे भाई, हम CP में से IP निकाल देंगे यानी घटा देंगे तो हमारा IC बचेगा। PF तो PF है ही, नीचे आ जाओ एक बार। अब निकालते हैं IF। एक बार डायग्राम को क्लियर करते हैं, IF क्या है। IF हमारा ये है यार, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसका नाम है IF, ये हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दूरी में से देखो, इस दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे। ये दूरी कितनी है भाई, ये दूरी है PF माइनस IP, PF माइनस IP। तो कर दो भाई PF या FP माइनस IP। इस प्रकार हमने क्या करा, डायग्राम को देखकर जो चीज़ें लिखी हुई उनको समझकर इनके मान रखने का प्रयास करा। ये एक मेथड होता है, यही इस डेरिवेशन का सबसे हार्ड पोर्शन है, या यूँ कहो समझने वाला पोर्शन है। हार्ड तो नहीं है, बस समझने वाला है। लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई तो मैं इस बात को ट्रिक से ही बता सकता हूँ। लेकिन इस शॉर्टकट मेथड की तरफ तभी जाना है जब हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। यदि बात समझ में आ रही हो डायग्राम देखकर तो फिर हमें डायग्राम को ही प्रीफर करना है। क्या तरीका है इसके मान को रखने का, शॉर्ट ट्रिक
ये होता है OC बटे IC बराबर PF बटे IF। O को अलग कर दो, C को अलग कर दो, नीचे आओ, जो दूर हो उसको पहले लिखो और जो पास हो उसको बाद में लिखो। कहाँ दूर कहाँ पास? अरे इस डायग्राम के अंदर दर्पण से जो दूर है उसको पहले लिखो, जो दर्पण के पास है उसको बाद में लिखो, क्योंकि इस डायग्राम में दर्पण से दूर C है इसलिए C पहले लिखा, I पास में है तो I बाद में लिखा। उधर चलो, यहाँ तो P पहले से ही है, बटे में आओ, इन दोनों में आ जाओ, जो दूर है वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर की बार F दूर है, F पहले लिखेंगे, I पास में है तो I बाद में लिखेंगे। F पहले लिखा और I लिखा बाद में। सबको P दिया अपनी तरफ से यहाँ P लिख दिया, सब जगह माइनस, बस केवल यहाँ प्लस। मिला लो एक बार, यही नहीं आया क्या? ये हमने डायग्राम को देखकर मान भरा था, वो एक तरीका होता है, ट्रिक होती है, जिसको अपनाकर हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है भाई, इस इक्वेशन में यहाँ से देखकर मान भरने हैं, इस वाली इक्वेशन में ये मान भरने हैं। जैसे यहाँ OP लिखा है तो OP की जगह -U, CP लिखा है इसकी जगह R, इस प्रकार मान भरने हैं। तो अगर मैं मान भरता हूँ तो यह आएगा -U प्लस के R डिवाइड बाई यहाँ पर R माइनस V बराबर यहाँ पर F आएगा, नीचे आएगा F माइनस V, ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा -U प्लस के R ब्रैकेट माइनस के F माइनस के V, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, F बाहर R माइनस V। इतने में किसी को कोई दिक्कत? इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे दोनों में होगी, पहले इसकी मल्टीप्लाई F में होगी फिर इसकी गुणा होगी V में। तो जब F में करेंगे तो आ जाएगा माइनस के UF प्लस के UV, फिर इसकी करेंगे इसमें, ये आ जाएगा RF, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस के RV बराबर क्या बचेगा, इसकी गुणा इसमें करो, ये आ जाएगा RF माइनस के VF। RF से RF कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस के UF प्लस के UV माइनस के RV बराबर माइनस के VF। ये चीज़ें बची। एक बार ध्यान देंगे, हमें निकालना क्या था भाई, हमें निकालना था UVF का संबंध, लेकिन इस वाली इक्वेशन में तो RV आ रहा है, हम R को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। R बराबर होता है 2F, जो हमने पढ़ा हुआ है, R की जगह पर यहाँ 2F रख देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के UF प्लस के UV माइनस के 2F, इस R की जगह 2F आ गया, इंटू V बराबर माइनस के VF। जो चीज़ें यहाँ माइनस में हैं उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, UV यहाँ प्लस में था, वहाँ पहले से कौन था भाई, वहाँ पर पहले था माइनस के VF, ये दोनों चीज़ें उधर जाएगी तो हो जाएगा प्लस के 2FV और प्लस के UF। ये तो यहाँ बचा UV, उधर क्या मिला भाई, इसमें से इसको घटाओ तो केवल FV बचेगा और बचेगा UF। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 के सभी पदों को UVF से भाग कर देंगे। UVF से भाग करने पर तो जैसे इसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, UV के बटे में UVF बराबर FV के बटे में UVF प्लस UF के बटे में UVF। कुछ कटेगा और फाइनली आंसर आ जाएगा। U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, F से F कटा, V से V कटा, U से U गया, F से F गया, तो हमें जो मिला वो मिला 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। डेट इज़ योर फाइनल आंसर। ये था हमारा उत्तल दर्पण के लिए UVF का संबंध कैसे स्थापित करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात करी कि अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए UVF का संबंध कैसे स्थापित करते हैं। मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास करा, एक बात को 2 से अधिक बार बताया। फिर भी यदि किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। यहाँ से आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।